हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, कल के जो मैंने वन लाइनर फैक्ट्स की सीरीज़ शुरू की और माइंड मैप की सीरीज़ शुरू की, तो आपका रिस्पांस उसके ऊपर अच्छा था, तो हम उनको आगे लेके जाएंगे। बट अभी जो है कई स्टूडेंट्स को जब मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे और करंट अफेयर बताया था, तो आपने कहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यूज़ के अंदर है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो राजी। तो ये वही वीडियो है। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ नेशनल है जिसमें कि इंडिया एक मेंबर कंट्री है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन एक या दो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये 20-25 मिनट की जो वीडियो है इससे आपका वो सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो जस्ट फैब के एंड में थी ये करंट अफेयर के अंदर, और ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो मुझे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी। पहले दो नेशनल बॉडीज़ को कर लेते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लैब जो है, डेट इज CRCL, उसके बारे में दिया गया है कि ये किसके अंडर आती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर जो है ये लैब आती है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1939 के अंदर किया गया था। देखिए, इसको मैं एक तरीका बताती हूँ आपको करने का। क्या कीजिए कि ऐसे एक टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल के आगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लिखिए, ठीक है। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर जो है वो लिखिए। जैसे कि इंडिया की है तो हेडक्वार्टर की जगह क्या लिखिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये है और कहाँ कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये आपको पता ही है कि इंडिया इन सब में मेंबर है। तो क्या करेंगे कि जब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ना अपना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के साथ यहाँ पे लिख लीजिए एंड इंडिया एंड इट्स मेंबर। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी कि हाँ, इंडिया इनका मेंबर है ही है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 कॉलम्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए 2 से 3 दिन में। हफ्ता भर भी अगर आप इसको रिवाइज कर देंगे डेली, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। फिर हफ्ते में एक बार इसको रीड कर लीजिए, ये आपका तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे RCL और CRCL जो है उन्होंने ज्वाइन करके एक सिलेक्ट ग्रुप बनाया है कस्टम लैब का, जो कि रीजन्स में काम करेगा, जापान या कोरिया में। तो आपको बस ये 2 पॉइंट्स जो है वो इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो 1952 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं, कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये जस्ट एक बेनिफिशियरी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। हेडक्वार्टर आपको इसका याद रखना है, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। हेडक्वार्टर सबके याद रखने हैं, और इसका जो मिशन है वो बेसिकली ये है कि जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। आपको जो पॉइंट याद रखना है, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट जो है अब एशियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है ADB, डेट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन है उसके अंदर भी इसका मेंशन है, और यह भी करंट अफेयर में था जब चाइना और इंडिया का इशू हो रहा था, डिस्प्यूट लद्दाख में। तो वहाँ पे इन्होंने कहा था कि भाई हम तो फंड देंगे, ठीक है, आपका चाहे कोई भी डिस्प्यूट हो। तो 19 दिसंबर 1966 को जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टोटल जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो 31 मेंबर्स जो थे वो इसके पास थे, बट अब जो है 68 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। अब आपको देखिए, ये तो पता है कि सारे जो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें इंडिया मेंबर है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्या याद रखना है, आप क्या करेंगे कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखेंगे ना उस टेबल के अंदर, ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट में F लिख लीजिएगा। अगर आप F लिखेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा कि इंडिया जो है वो उसका किस तरीके का मेंबर है। तो जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है, तो F देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ F लिखा है तो मतलब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो इस तरीके के ट्रिक से और सिंपल चीज़ों से स्मार्ट वर्क करके आप अपने रिवीजन को शुरू कर दीजिए। अब हेडक्वार्टर जो है इसका वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट आती है आपकी, क्योंकि जब भी कोई कंपैरिजन होता है तो नेबरिंग कंट्रीज़ को लेके साथ मतलब शुरुआत की जाती है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होगी। फुल फॉर्म आपको सबकी याद रखनी है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1997 के अंदर हुई थी। इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरीके से, और ऐसा नहीं कि खाली इंडिया है, 6 मेंबर्स और जो है वो इनके फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर आता है। और आप देखिए इसी से समझ लीजिए कि बे ऑफ बंगाल है तो कैसे याद करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश
बांग्लादेश की कैपिटल क्या होगी, ढाका होगी। तो ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये जो था 1930 में फाउंड हुआ था। RBI जो है वो इसकी मेंबर है। टोटल जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वो 60 नेशंस के सेंट्रल बैंक यहाँ पे है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो इसका बेजल स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, बी से शुरुआत हो रही है इसकी, तो बेजल इसका हेडक्वार्टर होगा। बेजल कहाँ पे, सबको पता है स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स के बारे में, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बहुत कॉमन है। बिगनर्स जो है उसको याद रखें। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 2006 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। इंडिया अगेन जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। देखिए आप फ़र्क देखिए, यहाँ पे जो BIS है उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं कहा रखा, बस ये कह रहा कि हाँ RBI जो है वो मेंबर है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर हो जाएगा। और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिक्स है, यहाँ पे चाइना आ रहा है। तो आप ये देखिए कि जहाँ पे चाइना है ना, तो वहाँ पे मतलब उसी का डोमिनेंस है मोस्टली चीज़ों में। तो चाइना के अंदर जो शंघाई है उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है CON, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये 11 दिसंबर 1931 के अंदर हुआ था। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि देखिए जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो वहाँ पे उनको क्या अलाउ किया गया था कि सॉरी, आप जो है वो किसी के नीचे नहीं रहेंगे। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस दे दिया गया था, बट आप कॉमनवेल्थ नेशंस को जाके सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप इसको थोड़ा सा जो है अपने कंसिडरेशन में रखिएगा, और इसी वजह से ये मैंने इसके अंदर भी डाला, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर है अमंग 53 अदर्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जब इंडिया के ऊपर डोमिनेंस किसकी हो रही थी, ब्रिटेन की थी ना, ब्रिटेन कॉलोनीज था। तो इस वजह से लंदन UK के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है CERN, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स से रिलेटेड करंट अफेयर था, तो हो सकता है कि उससे रिलेट करके आपसे पूछा जा सके। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ EPFO के स्टूडेंट देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको PCS में भी पढ़ने, सिविल सर्विसेज में भी पढ़ने, CGL में भी पढ़ने हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो 1954 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था, जिनेवा के अंदर हुआ था। और इंडिया जो है वो इसका एसोसिएट मेंबर है, ये याद रखिएगा। अब जो क्या करेंगे कि जहाँ पे CERN लिखेंगे टेबल के अंदर, वहाँ पे आगे ब्रैकेट में A लिख लीजिएगा। अब आप ये ना भूल जाए कि A या F क्या जो है वो सिग्निफाई करता है। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे आपने हेडिंग लिखी है ना, उसी के आगे F लिखे, जैसे मैप में होता है ना कि जो सिग्निफाई कर रखा होता है तो उस कोने में उसका दे रखा होता है, वैसे ही F लिख के यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर लिख लेंगे और A लिख के यहाँ पे एसोसिएट मेंबर लिख लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि F और A जो है मैंने किस लिए लिखा था। क्योंकि देखिए अगर हम तभी की तभी रिविजन करें, मैं आपको क्यों कह रही हूँ एक हफ्ता साथ के साथ रिविजन करने को, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाएगा। और अगर आप जो है उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, फिर तो सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, फिर पेपर में समझ नहीं आने वाली चीज़ें। फिर आता है कोलंबो प्लान। तो कोलंबो कहाँ पे आपका, श्रीलंका के अंदर है। तो किसका प्लान हो गया, श्रीलंका का प्लान हो गया। 1950 के अंदर ये एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर अगेन कोलंबो श्रीलंका के अंदर ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईस्ट एशिया समिट जो है, ये भी 1950 के अंदर हुआ था। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर एस था। फिर आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अभी हुआ था, कोरोना का टाइम चला था, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा इशू आया था कि मतलब जैसे कि माइग्रेंट लेबर्स को फूड प्रोवाइड कर रहे थे और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज अराइज हुए थे। और आपके सोशल बेनिफिट्स में भी फूड सिक्योरिटी आती है, तो इस वजह से आपको ये वाला अच्छे से याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN एस्टैब्लिश हुआ था 1945 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर, और अगेन इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी जो से शुरू होते हैं, जैसे G15 हो गया, G20 हो गया, G77 हो गया। ये पूरे साल करंट अफेयर के अंदर रहते हैं, और अब की बार इनकी वर्चुअल मीटिंग्स भी हुई है, तो एक थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो एस्टैब्लिश हुआ था G15 की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 89 के अंदर। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया ही है। फिर G20 की बात करते हैं तो ये सितंबर 1999 में हुआ था, तो मतलब इसके 10 साल बाद G20 हुआ था G15 के बाद। हेडक्वार्टर जो है इसका कैनकुन मैक्सिको के अंदर है, और इंडिया अगेन इसका फाउंडिंग मेंबर है। और फिर आता है G77 जो कि 1964 के अंदर हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर ही है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अभी इकोनॉमी से रिलेट करके डेवलपमेंटल इशू
इशू में आपसे पूछे जा रहे थे। जैसे आई थिंक मैंने कल एक पॉइंट बताया था ना आपको कि डेवलपमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो डेवलपमेंटल इशू के अंदर वो आपका कवर हो जाएगा। आज वन लाइनर फैक्ट्स कुछ और लेके जाऊंगी, टोटल 20 वन लाइनर फैक्ट्स आज भी मैं कवर करूंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था 1957 के अंदर इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और फाउंडिंग मेंबर इसका इंडिया है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक, और ये आपका इकोनॉमी की जो स्टैटिक बुक है उसके अंदर भी मेंशन है। तो IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का तो वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस किसकी रहती है, US की रहती है, तो उस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। वॉशिंगटन DC US के अंदर ये है और इंडिया अगेन इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट आ जाता है ICAO दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1944 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और इंडिया इसका इलेक्टेड मेंबर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एसोसिएट मेंबर कौन सा है वो याद रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर, और देन अब क्या एक नई चीज आ गई इलेक्टेड मेंबर की। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट इज 1919 में इसको शुरू किया गया था। EPFO प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है और इंडिया खाली इसका एक नॉर्मल मेंबर है, ठीक है। ये वाला अच्छे से रट के जाइएगा कॉमर्स वाला। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के अंदर। डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट किस में सबसे ज़्यादा US के अंदर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, वॉशिंगटन DC US के अंदर होगा। एंड अगेन इंडिया जो है वो भी अपनी डेवलपमेंट चाहता है, तो ये इसका फाउंडिंग मेंबर हो गया, तो इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, तो नवंबर 1974 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है और इंडिया अगेन इसका एसोसिएट मेंबर है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है IFAD दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। किसान आंदोलन हो रहा है ना, एग्रीकल्चर किसका हो गया, आपका इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर आ गया, तो ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है। इसको दिसंबर 1977 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है वो इसका रोम इटली के अंदर है। अगेन इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर आपका हो जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड है, अगेन EPFO के लिए इंपॉर्टेंट, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो जुलाई 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था, वॉशिंगटन DC US के अंदर हुआ था। एंड अगेन इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं OPCW के लिए, तो केमिकल वेपन्स अभी था ना न्यूज़ के अंदर था, एक तो हमने पढ़ ही लिया था वेपन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेसिफिक केमिकल वेपन से रिलेटेड है। तो इसको अप्रैल 1997 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था हैग्यू नीदरलैंड के अंदर, और इंडिया जो है वो इसका एक्टिव मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसोसिएट मेंबर के लिए तो आप A लिख लेते थे, इसको एक AC लिख लीजिएगा या फिर एक्टिव लिख ही लीजिएगा क्योंकि ये एक ही में एक्टिव मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, EPFO के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के साथ ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो 1899 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, अगेन हैग्यू नीदरलैंड के अंदर किया गया था, और इंडिया इसकी एक पार्टी है, फाउंडिंग मेंबर, या वैसे मेंबर्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आता है IPEEC दैट इज इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन। इसको आप थोड़ा हल्के में लेंगे तो भी चलेगा, बस करंट अफेयर के अंदर था इसलिए मैंने डाल दिया इसको। तो एस्टेब्लिश हुआ था ये 2009 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर, एंड अगेन इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये वाला आप अपने EPFO के लिए याद रखेंगे। फेब 1947 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। इस वाली वीडियो पे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। वन लाइनर फैक्ट्स की जो PDF है वो भी आज मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। और फिर ये है कि आप मतलब कि जैसे अभी वीडियो की आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं तो वो नहीं बनाने पड़ेंगे, आप वहाँ से टैबुलर फॉर्म में कर लीजिए, बट इट डिपेंड्स कि कल तक इस पे कैसा रिस्पॉन्स है, देन आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ITUC that is International Trade Union Confederation, the successor to ICFTU that is International Confederation of Free Trade Union and the World Confederation of Labour। most important रट लीजिए इसको। तो नवंबर 2006 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। कहाँ की गई थी, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर की गई थी, और इंडिया इसका मेंबर है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है परमानेंट, अच्छा ये तो हो गया सॉरी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया। सार्क आता है, सार्क भी इंपॉर्टेंट्स में आता है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 के अंदर जो है इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमेशा डेवलप जो होते हैं कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर हेडक्वार्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम काठमांडू नेपाल के अंदर हमारे नेबर कंट्री के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इंपॉर्टेंट है ये, और इंडिया अगेन इसका फाउंडिंग मेंबर हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पे SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 1996 में इसका जो है वो शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली अगर शंघाई है तो क्या होगा, चाइना के अंदर होगा, तो बीजिंग चाइना के अंदर ये है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो
गाइज इस वीडियो में हमने सारी जो करंट अफेयर के अंदर, ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है, जो अभी करंट अफेयर के अंदर थी सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मैंने कवर किया। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छा अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एस्पिरेंट्स के साथ भी, ताकि चैनल की ग्रोथ हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।